हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, ये चैप्टर हमारा डिमांड चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। अगर डिमांड चैप्टर याद हो तो डिमांड चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज के बारे में। अब ये डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होता है? जब आप बोलते हो डायरेक्शन ऑफ चेंज तो इसका मतलब होता है कि डिमांड कैसे चेंज हो रहा है। अगर याद हो तो हमने कहा था प्राइस के बढ़ने से डिमांड हमारी फॉल करती है, विद राइज इन प्राइस डिमांड फॉल। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज की बात हो रही है कि डिमांड हमारा कैसे चेंज होगा। जब आप बोलते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये आपका बात करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज से, कि डिमांड कितना चेंज होगा। यहां पे क्या बात हो रही थी कि डिमांड कैसे चेंज होगा, और इलास्टिसिटी में क्या बात होगी, डिमांड कितना चेंज होगा। ठीक है, तो अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है इट मेजर्स the degree of responsiveness of quantity demanded with respect to change in its determinant। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। जब आप वर्ड यूज करते हो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है? रिस्पॉन्ड करना, मतलब डिमांड में जो चेंज आ रहा है यहाँ उसकी बात हो रही है। डिग्री मतलब कितना चेंज होगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है डिमांड कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट। अगर उसके डिटर्मिनेंट्स में चेंज आता है तो डिमांड कितना चेंज होगा, ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो यहां पे देखो डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही कि अलग अलग फैक्टर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे कि उन फैक्टर्स में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज होगा। तो फैक्टर्स तो बहुत से पढ़े थे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 3 फैक्टर्स पे फोकस करेंगे। पहला प्राइस पे, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज होगा, तो वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा इनकम, कि इनकम के चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज होगा, वो कहलाएगा इनकम इलास्टिसिटी। और थर्ड एंड लास्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अगर चेंज आ रहा है तो डिमांड कितना चेंज होगा, और वो कहलाएगा हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स हो गए यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। तो इलास्टिसिटी एक जनरल डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे आप एक एक डिटर्मिनेंट पे फोकस कर रहे हो, लाइक प्राइस पे, इनकम पे और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे, तो आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए हो। प्राइस इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की जगह पे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में तो बहुत से डिटर्मिनेंट होते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स की जगह पे आपने प्राइस को कंसिडर कर लिया तो प्राइस इलास्टिसिटी। डिटर्मिनेंट की जगह पे अगर आपने इनकम को कंसिडर कर लिया तो इनकम इलास्टिसिटी, और डिटर्मिनेंट की जगह पे आपने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को अगर कंसिडर कर लिया तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी कि अगर हम इन तीनों की डेफिनेशन की बात करें तो एग्जैक्टली ऐसे ही डेफिनेशन चलेगी कि इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, अगर प्राइस इलास्टिसिटी है तो चेंज इन प्राइस, अगर इनकम इलास्टिसिटी है तो चेंज इन इनकम, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी है तो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
तो इन तीनों की डेफिनेशन आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन से एकदम मैच कर रही है। पूरी सेम डेफिनेशन है, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट्स की जगह पे या तो प्राइस लिखना है, या तो इनकम लिखना है, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लिखना है। तो ये तो हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स के बारे में। अब एक एक टाइप्स को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी को उतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। इसमें हम लोग सिर्फ डेफिनेशन, जो कि अभी हमने तुम लोग को बता दी, उसके अलावा सिर्फ टाइप्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी फर्दर टाइप्स हैं। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन के अलावा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, प्लस न्यूमेरिकल जो है करेंगे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी पे बेस्ड। तो चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। अभी हमने क्या बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारी डेफिनेशन हो जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन कि मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस। कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज होगा, प्राइस इलास्टिसिटी उस चीज को मेजर करता है। अब देखो, जब हमने इस चेंज के बारे में बात करी, तो क्योंकि आप बात करो कितना चेंज होगा, तो डिमांड तो कितना भी चेंज हो सकता है। हो सकता है डिमांड में बिल्कुल चेंज ना आए, जीरो। हो सकता है डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। तो जब आप बहुत ज़्यादा चेंज की बात करते हो तो वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि एक अनलिमिटेड नंबर मतलब इन्फिनिटी। तो अगर आप बात कर रहे हो कि डिमांड में कितना चेंज आएगा, तो चेंज आप जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो इस बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर आप चेंज की बात कर रहे हो कि डिमांड में कितना चेंज आएगा, आप इस चेंज की बात कर रहे हो, तो बेसिकली देखो, हम लोग ये चेंज एक डेसिमल में भी ले सकते हैं, हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक नंबर है ना, जब आप चेंज की बात करो तो वो एक नंबर है। तो नंबर तो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो थोड़ा सा स्टडी को अपनी और प्रॉपर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, चीज़ों को बेटर तरीके से समझने के लिए पैरामीटर्स बना दिए गए। उन पैरामीटर्स को कहते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कि भाई जीरो से इन्फिनिटी में बहुत से नंबर्स हो सकते हैं, तो इन्होंने 5 पैरामीटर सेट कर दिए। देखो कौन कौन से। एक तो जीरो अपने आप में हो गया कि डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है, और एक हो गया इन्फिनिटी कि इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। एक इन दिनों के बीच में एक नंबर ले लिया गया 1। 3 हो गए। फिर 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये 5 पैरामीटर सेट कर दिए गए, जिसके बेसिस पे अगर आप टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखो तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में 5 पैरामीटर सेट किए गए। 0 हो गया, 1 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, 0 और 1 के बीच में हो गया, 1 और इन्फिनिटी के बीच में हो गया। और इसी से बनते हमारे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि कितने टोटल 5 है। अच्छा, टाइप्स पे आने से पहले ज़रा प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में एक चीज़ याद रखना कि कभी भी हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो याद रखना, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, कभी पॉजिटिव नहीं आएगी, हमेशा नेगेटिव। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है। उस इनवर्स रिलेशन की वजह से आंसर, कभी भी आप प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करोगे, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। और प्राइस इलास्टिसिटी के लिए सिंबल हम लोग ये यूज करते हैं, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। तो नेगेटिव को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं और नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। आंसर जब निकालोगे तो इन्फिनिटी के लिए भी वो माइनस ही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी। 1 भी क्या आएगा, -1। ठीक है, 1 से बड़ा अगर कोई आंसर है, मान लो 2.4, तो वो भी माइनस में आएगा। 1 से छोटा अगर कोई नंबर है 0.5,
वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि अब जीरो का तो ऑब्वियस ही बात है कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। तो जीरो में प्लस माइनस कोई साइन नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। तो हमेशा माइनस होता है। तो जब आप इनको कंपैरिजन के लिए लाते हो ना, तो आप क्या करते हो, इन माइनस साइन को इग्नोर करते हो और फिर आप देखते हो सबसे छोटा नंबर कौन है, जीरो। जीरो से बड़ा कौन है, 0.5, 1, फिर 1 से बड़ा है 2.4 और 2.4 से भी बड़ा है इन्फिनिटी। तो माइनस के साइन को इग्नोर करके आप कंपैरिजन करते हो कि कौन सी इलास्टिसिटी सबसे बड़ी है, क्योंकि आपने क्या बोला, जीरो से इन्फिनिटी। तो जैसे आप जीरो से इन्फिनिटी की ओर बढ़ोगे, हम कहेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ रही है। जीरो का मतलब कुछ नहीं है प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा है, और इन्फिनिटी का मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बात समझो, जीरो का क्या मतलब है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और इन्फिनिटी का क्या मतलब है, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो जब आप जीरो से इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहे हो, तो हम बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत कम है, नहीं है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत हाई है। क्लियर है? तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। सबसे पहला हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो, इलास्टिक जो चीज चेंज होगा, तो इनइलास्टिक जो चीज चेंज नहीं होगा। ये चीज याद रखना। एक टर्म है इलास्टिक, जो चीज चेंज होगा, क्योंकि यहां पे डिमांड में चेंज होने के बारे में बात हो रही है, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। तो इलास्टिक चेंज होता है। अगर कोई चीज इनइलास्टिक है, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा या कम होगा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। परफेक्टली वर्ड का क्या मतलब होता है कि आप एक्सट्रीम लेवल पे आ गए। तो हमने बोला था इनइलास्टिक मतलब चेंज बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर, ठीक है। इलास्टिक मतलब चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप बोल रहे हो परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इनइलास्टिक का मतलब है चेंज कम होना, और परफेक्टली एक्सट्रीम पे चला गया मतलब कोई चेंज नहीं होना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक अगर आप बोलते हो कि किसी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to any change in price। प्राइस में कुछ भी चेंज आ जाए लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि उस कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो सॉल्ट ले लें, ठीक है, सॉल्ट या कोई भी बेसिक नेसेसिटी। तो अब सॉल्ट के साथ क्या है कि सॉल्ट का एक मिनिमम और मैक्सिमम इनटेक है, मतलब स्वाद अनुसार। हम लोग कहते हैं ना नमक कितना डाला जाए, भाई स्वाद अनुसार। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि प्राइस के बढ़ जाने से कि सॉल्ट अगर महंगा हो जाए तो सॉल्ट की डिमांड कम हो जाएगी। मम्मी ने खाने में नमक नहीं डाला, क्यों भाई, महंगा हो गया है नमक। कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं। या मम्मी ने खाने में एक्स्ट्रा नमक डाल दिया, क्यों भाई, नमक सस्ता हो गया, एक्स्ट्रा खाओ। आप जेब में लेकर टहल रहे हो, क्यों, नमक सस्ता हो गया है। ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। तो सॉल्ट का प्राइस कुछ भी होए, सॉल्ट की डिमांड में चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे सॉल्ट की डिमांड चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सॉल्ट की जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो कैसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सॉल्ट is perfectly inelastic। क्लियर है चीज? तो ये चीज बोलने का तरीका हो गया। किस केस में कि अगर हमने कहा कि सॉल्ट का हमने एग्जांपल लिया कि सॉल्ट के प्राइस चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको ग्राफ पे देखो कैसे दिखाएंगे हम लोग। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जीरो। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, प्राइस। तो यहां पे अगर आप देखो कि डिमांड चेंज नहीं हो रही है, प्राइस कुछ भी हो जाए, कि सॉल्ट का प्राइस
10 हो जाए, सॉल्ट का प्राइस 20 हो जाए, सॉल्ट का प्राइस 30 हो जाए। हमने कहा क्वांटिटी डिमांडेड सॉल्ट की अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट ही रहेगी, या 5 kg है तो 5 kg रहेगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे फिक्स है, तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर Q है तो हमेशा Q रहेगा। अब प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, तो जब आप डिमांड कर्व इसका ड्रॉ करते हो तो इसका डिमांड कर्व आता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मतलब है कि प्राइस आपका P हो, प्राइस आपका P1 हो, कुछ भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है तो वो कहलाता है वहां पे कि भैया प्राइस इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, और ईपी की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में ईपी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये हो गया हमारा पहला परफेक्टली इनइलास्टिक, जो कि एक एक्सट्रीम एंड है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड, परफेक्टली इलास्टिक। अभी हमने बताया था कि परफेक्टली का मतलब एक्सट्रीम एंड, ठीक है, और इलास्टिक का मतलब है बहुत चेंज होना। तो अगर इलास्टिक के साथ परफेक्टली वर्ड यूज हो जा रहा है तो इसका मतलब इनफाइनाइट चेंज। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जहां डिमांड में इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। तो अब यहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है, कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज all that he can at a given price, but nothing at a price slightly higher। अब सबसे पहले अगर हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करें तो इसका कोई एग्जाम्पल एज सच आप दे नहीं सकते हो, ठीक है, बहुत रेयर केस है। कुछ लोग क्लोज एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं, तो फिलहाल इसको आउट ऑफ एग्जाम्पल रखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर कुछ भी खरीदेगा, लेकिन प्राइस अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ा दोगे वो कुछ नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ में समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पे क्या कह रहा है कि प्राइस P1 और P, अगर आपने प्राइस P1 रखा तो डिमांड 0 है, ठीक है, और प्राइस आपने थोड़ा सा कम किया, P किया, तो डिमांड इसकी हो जाएगी इंफिनिटी। मतलब डिमांड जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक के केस में कि प्राइस समवॉट चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइस आपने थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ाया डिमांड इनफाइनाइट चेंज हो जाएगी। तो प्राइस इससे कम करने का कोई मकसद नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस प्राइस पे कंज्यूमर जितना खरीद सकता है वो खरीद रहा है। भाई प्राइस अगर P है तो P प्राइस पे कंज्यूमर मैक्सिमम खरीद रहा है। मतलब अगर हम कंज्यूमर की डिमांड की बात करें, वो Q भी हो सकती है, वो Q1 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। जितना कंज्यूमर खरीद सकता है वो खरीद रहा है प्राइस P पे, सॉरी। तो प्राइस अब इससे आप नीचे कम नहीं करोगे तो क्या प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन अगर प्राइस आपने थोड़ा सा भी बढ़ाया डिमांड 0 हो जाएगी। मतलब प्राइस में अगर आपने नेग्लिजिबल चेंज किया ना तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ रहा है। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर चेंज, नेग्लिजिबल का मतलब इतना मामूली सा चेंज कि उस चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर आपने प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज किया तो डिमांड एकदम से 0 हो जाएगी। तो P पे डिमांड इनफाइनाइट है और P1 पे 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस P रहेगा और उस P पे डिमांड कितना चेंज हो सकती है? इनफाइनाइट। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या था? डिमांड डिमांड फिक्स थी, प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए। और यहां पे प्राइस फिक्स है मतलब कांस्टेंट रहेगा और डिमांड इनफाइनाइट होगी। तो यहां पे हम बोलते हैं EP इज इक्वल टू इंफिनिटी।
EP इज इक्वल टू इंफिनिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पे? इनफाइनाइट है। व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस, तो आप इसको लिखोगे ऐसे, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होता है पैरेलल टू क्या आ गया यहाँ पे? एक्स एक्सिस। ये चीज याद रखना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पिछले वाले में क्या था? पैरेलल टू वाई एक्सिस। वहां पे डिमांड कांस्टेंट था, प्राइस जितना चेंज कर लो। यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड जितना चाहे उतना चेंज हो सकता है। क्लियर है ये चीज? ये दो एक्सट्रीम एंड हो गए। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, थर्ड, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक, यहां पे हम कह सकते हैं व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि जितना परसेंट से डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, जितना परसेंट से डिमांड में चेंज आ रहा है, उतना ही परसेंट प्राइस में भी चेंज आ रहा है। मतलब अगर प्राइस में 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड में भी 10% चेंज हो रहा है। याद रखो, लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करना है। तो अगर हमने कहा प्राइस इंक्रीज हो रही है बाय 10%, तो प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड फॉल करेगी बाय 10%। तो ये दोनों सेम है, तो ये कहलाता है यूनिट इलास्टिक। ये क्या कहलाता है? यूनिट इलास्टिक। तो यहां पे दोनों सेम है, तो यहां पे हम प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 कहते हैं। अब देखो, यहां पे हम लोग ने अभी मेथड नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये परसेंटेज मेथड के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। और परसेंटेज मेथड क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, पहले भी बता चुके हैं, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज मेथड में ये तरीका होता है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का। तो इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर है। तो एक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो अगर आप इसका ग्राफ बना रहे हो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्राइस, देखो जितने भी ग्राफ बनाए, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में आपने जितने भी ग्राफ बनाए, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड शो करोगे और वाई एक्सिस पे प्राइस शो करोगे। यहां पे जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक चीज ध्यान रखना, आपने कहा प्राइस पी है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यू है, ठीक। आपने इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। अब आपने कहा प्राइस बढ़ गई आपकी, तो प्राइस बढ़ के हो गई P1। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो कि जब आप ये शो कर रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड, डिफरेंट कलर, जितना गैप आप यहां पे दिखाओगे प्राइस के बढ़ने से, प्राइस P से P1 हुआ है तो P से P1 में जितना गैप दिखाओगे उतना ही गैप आप यहां पे भी दिखाओगे Q और Q1 में, ठीक है। ये गैप सेम रहना चाहिए, क्लियर है ये चीज? तो Q1 और P1 को कनेक्ट करते हैं हम लोग, और अब बनाएंगे हम लोग डिमांड कर्व, जो कि यूनिट इलास्टिक के केस में एक कर्व के फॉर्म में रहेगा, ना कि लीनियर। याद रखना, यूनिट इलास्टिक में आपको नॉन लीनियर कर्व बनाना है, क्लियर है ये चीज? और ग्राफ में कैसे चीज शो करनी है कि ये चीज आपका दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। तो ये है हमारा यूनिट इलास्टिक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ है इलास्टिक। इलास्टिक को हम लोग ये भी बोलते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक, और कभी कभी रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली मोर इलास्टिक। तो अगर हम अपने वो परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इसकी डेफिनेशन बनती है
व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is more than percentage change in price। तो इलास्टिक का मतलब है डिमांड में ज्यादा चेंज आना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज्यादा आ रहा है प्राइस के हिसाब से। तो हमने कहा कि अगर प्राइस फॉल कर गई 10% से तो डिमांड राइज करेगा। अब ये डिमांड जो राइज करेगा 10% से ज्यादा होगा, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10 से ज्यादा होगा। तो ये जो सिचुएशन होती है ये कहलाती है कि हम यहां पे बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी जो क्या है, मोर इलास्टिक है या इलास्टिक है। हम यहां पे क्या बोलेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक है। तो यहां पे जो ईपी आएगा वो मोर देन 1 आता है। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू मोर देन 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलास्टिक। क्लियर है चीज। अब यहां पे जब आप ग्राफ शो करोगे, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपने कहा प्राइस पी है, क्वांटिटी डिमांडेड क्यू है। तो प्राइस अगर इंक्रीज होके P1 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करके Q1 होगा। अब यहां देखो हमने क्या चीज किया है कि ये गैप कम दिखाया है और ये गैप ज्यादा दिखाया है। तो ये चीज तुम लोग को भी ध्यान रखना है कि जब आप इलास्टिक का ग्राफ बना रहे हो, क्या कहते हैं, मोर देन 1 यूनिट इलास्टिक का, तो डिमांड में गैप ज्यादा दिखाना है। ठीक है, तो कनेक्ट करते हैं डॉटेड लाइन से। ये P और Q कनेक्ट हो गया, ये P1 और Q